हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की। डिस्कस करेंगे इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हिंदी मीडियम में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो ये। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1। यहाँ पर आप जो भी एकलव्य स्नातक पर लेक्चर देखते हैं इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए जो ये पेपर है, ठीक है, इसका कोई भी क्वेश्चन पेपर अभी तक नहीं आया है, क्योंकि इसका पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम होने वाला है। तो पूरी बुक में से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट करके बनाए हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताओं का वर्णन करना है आपको इस क्वेश्चन में। तो देखिए, भारतीय संविधान एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है। यह भारत की सर्वोच्च विधि है। अन्य सभी विधियां भारतीय संविधान के अधीन आती है। ठीक है, यानी जो भारत का जो संविधान है, ये एक विस्तृत कानूनी दस्तावेज है और ये भारत संविधान की एक सर्वोच्च विधि है। बाकी जितनी भी विधियां हैं वो भारतीय संविधान के अंदर आती है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में राजनीतिक दर्शन, नागरिकों के मूल अधिकार, नागरिकों के मूल कर्तव्य, इन सभी के साथ साथ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, शक्तियों का जो विभाजन है, ये सब कुछ जो है किसके अंदर लिखा गया है? भारतीय संविधान के अंदर इन सभी चीजों का प्रावधान है। भारतीय संविधान की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि भारत का जो संविधान है वो एक विशाल संविधान है। ठीक है, भारत का संविधान एक विशाल, अत्यंत बड़ा संविधान है। इसका कारण यह है कि भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों को काफी सहज तरीके से और विस्तृत रूप में लिखा गया है। यानी कि भारतीय संविधान को काफी सोच विचार करके, ठीक है, और एक कमेटी के थ्रू, कमेटी गठित की गई थी, उसके थ्रू काफी सोच विचार करके इसको जो है वो विस्तृत रूप में लिखा गया है। इसलिए ये एक काफी विशाल संविधान है, ताकि संविधान का पालन करने के दौरान शासन प्रशासन को अधिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। यानी कि प्रत्येक पहलू को काफी सोच समझ के इसके अंदर शामिल किया गया है, जिससे कि जब संविधान का पालन हो जनता के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो कोई भी कठिनाई का सामना जनता को या सरकार को ना करना पड़े। इसीलिए भारतीय संविधान काफी विस्तृत और विशाल है। लिखित संविधान, भारत का एक लिखित संविधान है, ये इसकी विशेषता है। देखिए, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसका अर्थ ये है कि भारत के संविधान को लिखने के लिए एक समर्पित संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, जिसका कार्य मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श के माध्यम से भारत का संविधान लिखना था। यानी कि जिस संविधान सभा का गठन किया गया था संविधान को बनाने के लिए, उन्होंने मुख्य रूप से आपसी विचार विमर्श करने के बाद इसका लिखित प्रारूप तैयार किया। कई देशों में संविधान तो होता है, लेकिन उस संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जा सकता, या फिर यूं कह सकते हो कि कई देशों का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान नहीं है। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में संविधान तो है, लेकिन वह एक लिखित संविधान नहीं है। तो भारत का एक लिखित संविधान है, ये इसकी विशेषता है। लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण, देखिए भारतीय संविधान के अंदर लचीलापन भी है और कठोर भी है, इन दोनों का मिश्रण है। कैसे है? भारतीय संविधान के लचीले होने का अर्थ यह है कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें भारतीय संसद साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित कर सकती है। यानी कि संसद के माध्यम से किसी भी संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये इसका लचीलापन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ना किसी संविधान में संशोधन किया जाता है सुधार के लिए, है ना। यानी कि सुधार की व्यवस्था जो है इसके अंदर निहित है। हम भारतीय संविधान के अंदर समय समय पर कुछ ना कुछ संसद के माध्यम से सुधार करते आ रहे हैं। संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है इसके अंदर, यानी कि ये एक संघात्मक रूप में भी काम करती है और एकात्मकता के रूप में भी काम करती है भारतीय संविधान। संघात्मक व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था का दोनों का सुंदर मिश्रण कैसे है? इसके अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के मध्य जो है शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है।
यानी कि कुछ कंट्रोल जो है वो केंद्र का है, वहीं कुछ कंट्रोल जो है राज्य का है, और दोनों की शक्तियों का अलग तरीके से विभाजन जो है भारतीय संविधान के अंदर किया हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि दोनों का जो दायरा है वो संविधान के अंदर बताया गया है कि राज्य का कितना दायरा है और केंद्र का कितना दायरा है। तो ये बताता है कि जो संविधान है वो संघात्मक भी है और एकात्मकता का भी परिचय देता है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये एक विशेषता है भारतीय संविधान की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। यानी संविधान में साफ तौर से लिखा है कि भारत जो है वो एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कार्य करेगा। इसका अर्थ यह है कि भारत एक गणराज्य होगा और उसके राज अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होगा। यानी कि जो ये चुनाव प्रक्रिया है ये सीधे तौर पर भारतीय संविधान के अंदर लिखी गई है, और ये कहा गया है संविधान में कि जो भारत होगा वो लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ठीक है, उसका जो राज अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, और जनता के द्वारा चुने जाने के तरीके को भी क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक। तो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। गणराज्य होने का अर्थ यह है कि भारत का कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी योग्यता के दम पर देश के सर्वोच्च पद पर, जैसे कि राष्ट्रपति, देश का सबसे ऊंचा पद राष्ट्रपति है, वहां तक वो पहुंच सकता है। ठीक है, तो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी साधारण व्यक्ति बस उसकी योग्यता, जो योग्यता राष्ट्रपति के लिए मांगी जाती है वो पूरी पूरी कर रहा है वो, तो वो राष्ट्रपति के पद तक भी जा सकता है। एकल नागरिकता, भारतीय संविधान के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि भारत का नागरिक सिर्फ भारत का ही नागरिक होता है, वह किसी भी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। यदि वो किसी अन्य देश का नागरिक बनता है तो उस भारत की नागरिकता जो है वो समाप्त कर दी जाएगी। संसदीय व्यवस्था, भारतीय संविधान के अंदर संसदीय व्यवस्था का परिचय दिया हुआ है। भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया है। यानी कि शासन के द्वारा जो संसदीय प्रणाली है उसको स्वीकार जो है इसके अंदर किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि भारत में मंत्री परिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होंगे। यानी जो मंत्री परिषद बनाया जाता है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी रहेगा। इसके अलावा सरकार तब तक ही अपने अस्तित्व में रहेगी जब तक कि लोकसभा में उसका बहुमत है। यानी जो भी सरकार इस समय मौजूदा करंट गवर्नमेंट होती है वो तब तक ही सरकार में रह बनी रहेगी जब तक कि लोकसभा के अंदर उसका बहुमत बना हुआ है। यदि सरकार अपना बहुमत लोकसभा के अंदर खो देती है तो सरकार जो है वो गिर जाती है, सरकार जो है वो हट जाती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व विरोधात्मक नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है, विवेचना कीजिए। जो मौलिक अधिकार होते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, देखिए नीति निर्देशक तत्व राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं और मौलिक अधिकार संविधान हमें, जो संविधान हमें है वो जनता को सीधे तौर से प्रोवाइड कराता है मौलिक अधिकार। तो मूल मूल जो अधिकार होते हैं, मौलिक जो अधिकार होते हैं और जो नीति निर्देशक तत्व है, दोनों ही संवैधानिक ढांचे के अभिन्न अंग है। यानी संविधान के दोनों ही एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं, मूल अधिकार भी और नीति निर्देशक तत्व भी। ये दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। दोनों ही अपने आप में अहम है, तो दोनों को जो है एक दूसरे के साथ मिला करके देखा जाना चाहिए। जहां मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देता है, वहीं नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन देता है। यानी कि मौलिक अधिकार का जो काम है वो व्यक्तिगत कल्याण है, यानी वो व्यक्ति के अधिकारों को बताता है, और जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं पूरे समाज के कल्याण के लिए। तो ये एक समुदाय के कल्याण के लिए बनाए जाते हैं और मौलिक अधिकार जो है वो व्यक्तिगत कल्याण को बताता है। मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व तत्व का पूरक पूरक इनकी अवधारणा जो है इसको डिस्कस करते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए पूरक हैं ये। तो मौलिक अधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। यानी मौलिक अधिकार जिस प्रकार से राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, वहीं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत हितों पर बल देते हैं, वहीं जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो सामाजिक हितों पर बल देते हैं। तो दोनों का काम ही क्या है, दोनों का काम ही व्यक्ति का विकास करना है। ठीक है,
क्योंकि व्यक्तियों के द्वारा ही, व्यक्तियों के समूह को ही तो समाज कहते हैं। तो दोनों का काम क्या है? समाज का कल्याण करना, समाज के लिए अच्छी नीति का निर्माण करना, समाज के लिए एक विकास वाली नीति का निर्माण करना। मौलिक अधिकार बताता है कि नागरिकों को क्या दिया जा चुका है। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या बताता है? कि नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए जा चुके हैं। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो क्या बताते हैं? कि क्या और दिया जाना बाकी है ना। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, ये समय के साथ बढ़ते और समय के साथ घटते रहते हैं। इस तरह नीति निर्देशक तत्व मौलिक अधिकार का मार्गदर्शन करते हैं। यानी कि मौलिक अधिकारों में वृद्धि जो करता है वो कौन करता है? वो नीति निर्देशक तत्व करते हैं। और जो मौलिक अधिकारों का मार्गदर्शन है वो भी नीति निर्देशक तत्व करते हैं। तो इससे पता चलता है कि दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखिए, मिनर्वा मिल्स थे जिन्होंने एक पीआईएल दायर की थी। भारतीय संघवाद 1980 42वें संशोधन को इन्होंने चुनौती दी थी। 42वां जो संशोधन है वो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से ही संबंधित है। न्यायालय ने इस पीआईएल को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि जो मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो यानी कि न्यायालय ने भी इस चीज पर मोहर लगाई कि जो मौलिक अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो एक दूसरे के पूरक हैं। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन अपना। स्वतंत्रता के पश्चात गठित नए राज्यों का उल्लेख कीजिए। यानी जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद कितने नए राज्य गठित हुए और किस आधार पर राज्यों का गठन हुआ। तो देखिए, 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत में 500 से अधिक असंबद्ध रियासतें थी। ठीक है, 500 से अधिक रियासतें ऐसी थी जो भारत से बिल्कुल अलग थी। अब इनको भारत के अंदर मिलाना था, तो किस प्रकार मिलाना था और कैसे मिलाया? तो राज्य की सीमाओं के पुनः आरेखण के विषय पर विचार करने हेतु 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन की स्थापना की गई। तो भारत सरकार द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसका काम क्या था? राज्य का पुनर्गठन करना। ठीक है, या फिर राज्यों का निर्माण करना। अब इसके अंदर सबसे पहले ये देखा गया कि भाई राज्यों का पुनर्गठन तो हम कर दें, राज्यों का निर्माण तो हम कर दें, लेकिन किस प्रकार से करें? क्योंकि भारत एक बहुभाषाई देश है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो इसी चीज को लोकप्रिय माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक मांग निकल कर आई कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो फिर क्या हुआ कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ। यह प्रशासन को आसान बनाने और विवाद स्पष्ट जाति और धर्म पर आधारित पहचान को कम विवादस्पद भाषाई पहचान के साथ बदलने के लिए किया गया था। यानी कि ये जो भाषा के आधार पर राज्य को निर्माण किया गया था, इसमें ये जो विवाद थे ना, जो भी जाति पर थे, धर्म पर थे, उन सभी को आसानी से टैकल किया जा सकता था। इसीलिए जो है किसके भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो राज्य का निर्माण हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश पहला ऐसे राज्य था जो स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, 1956 में पहला राज्य था। 1960 में पुनर्गठन का दूसरा दौर आता है। 1960 में सबसे ज्यादा 1960 के बाद जो है राज्यों के पुनर्गठन हुए। 1960 में सबसे पहले देखिए बम्बई राज्य को विभाजित करके महाराष्ट्र, गुजरात का गठन किया गया। ठीक है, बम्बई जो राज्य था उसको विभाजित करके महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड का गठन हुआ। 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। उसे पंजाब में से देखिए क्या क्या निकला? हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि ये सब तोड़ दिए गए। पहले ये सभी पंजाब के पार्ट थे। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा बनाए गए। 1987 में मिजोरम का गठन किया गया। ठीक है, केंद्र शासित राज्य अरुणाचल प्रदेश और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी 1987 के अंदर ही दिया गया था। यानी मिजोरम का गठन करने के बाद जो अरुणाचल प्रदेश और गोवा था उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ 3 नए राज्य जो है वो बनाए गए थे।
ये अस्तित्व में आए। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना जो 29वां राज्य बना था, जिसको आंध्र प्रदेश से तोड़ा गया था, ठीक है, इसको बनाया गया। तो अब तक जो है इतने सारे जो राज्यों का जो निर्माण था वो किया चुका है। इसके बाद डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, कि भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका का वर्णन करो। मेनली आपको इसके अंदर प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में बताना है कि प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, और जो संसद है, ठीक है, और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका रहती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत होती है, ठीक है। 75(1) के तहत जो है भारतीय प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को मुख्यतः 5 वर्षों के लिए चुना जाता है, परंतु उसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। क्यों निश्चित नहीं होता? क्योंकि प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन है। यानी कि 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं, यदि उसके बाद भी उसका पूर्ण बहुमत रहता है लोकसभा में, तो भी वो अपने पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री की शक्ति और कार्यों की बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के कारण वह लोकसभा में शासन की प्रमुख नीतियों एवं कार्यों की घोषणा करता है। मंत्रियों की नियुक्ति करता है क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है, क्योंकि लोकसभा में जो बहुमत दल होता है उसी का प्रधानमंत्री बनता है, तो उनका नेता होता है, तो उसका मेन काम हो जाता है कि वो लोकसभा में शासन की प्रमुख नीति और कार्यों की घोषणा करें, तथा लोकसभा के सदस्यों द्वारा गंभीर विषयों से पूछे गए संबंधित सवाल, जो भी गंभीर सवाल जो पूछे जाते हैं, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना या उनके प्रश्नों के प्रति उत्तरदायी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश की वित्तीय व्यवस्था एवं वार्षिक वित्तीय विवरण निर्धारित करने में भी प्रधानमंत्री की अहम भूमिका रहती है। यानी देश की क्या वित्तीय व्यवस्था है और वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है या वार्षिक वित्तीय योजना क्या है देश की, इसमें भी प्रधानमंत्री की अहम रोल जो है प्रधानमंत्री का होता है। प्रधानमंत्रियों के विभाग प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रियों के विभागों का आवंटन करता है, ठीक है, अपने कैबिनेट मंत्रियों को बनाता है, और कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग तरीके के विभाग जो है वो प्रधानमंत्री डिस्ट्रीब्यूट करता है। और वो चाहे तो मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन भी मतलब जिस समय वो चाहे उसमें परिवर्तन कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी भी समय लोकसभा के विघटन की अनुशंसा राष्ट्रपति को कर सकता है, यानी किसी भी समय वो राष्ट्रपति को बता सकता है कि भाई हमारा बहुमत खत्म हो गया, लोकसभा का विघटन हो रहा है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, यानी जो भी मंत्री परिषद की बैठकें होती है उसको कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और उस बैठक के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसको भी प्रभावित कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री को यह शक्ति है कि वह प्रशासन तथा विधान से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को दे। यानी कि जो भी प्रशासन और विधान से संबंधित इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं वो सारी की सारी राष्ट्रपति को कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां राज्यों में की जाती है, जैसे राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अधिपति व अन्य सदस्य। ये जितनी भी बड़ी बड़ी जो नियुक्तियां होती है ये सभी प्रधानमंत्री की सलाह से ही होती है। विभिन्न देशों के राजदूत, ठीक है, वाणिज्य दूत इत्यादि सभी जो उच्च स्तरीय, ये सारी उच्च स्तरीय नियुक्तियां हैं, ये सभी कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह के द्वारा होता है, और इसको स्थापित कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस पर मोहर लगाई जाती है, लेकिन इन सभी की नियुक्तियों में जो अहम रोल रहता है, ठीक है, जो मेन रोल रहता है वो किसका रहता है? प्रधानमंत्री का रहता है। प्रधानमंत्री की सलाह के अनुरूप ही इन नियुक्तियों को किया जाता है। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की विशेष शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए राज्यसभा की विशेष शक्तियों का विश्लेषण, राज्यसभा का जो पहली राज्यसभा का गठन हुआ था वो 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। यानी जो पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ वो कब हुआ था? 1952 में, 13 अप्रैल। इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 में, यानी ठीक एक महीने बाद ही इसकी पहली बैठक हुई, किसकी? राज्यसभा की। राज्यसभा को कहते हैं अपर हाउस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपर हाउस कहते हैं राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहते हैं किसको? लोकसभा को।
कुछ बच्चों में कंफ्यूजन रहती है कि अपर हाउस कौन सा होता है, लोअर हाउस कौन सा होता है। तो अपर हाउस कहते हैं किसे, राज्यसभा को, और लोअर हाउस कहते हैं लोकसभा को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 संसद के उच्च सदन, देखिए उच्च सदन का मतलब क्या होता है, अपर हाउस, उच्च सदन के रूप में राज्यसभा का उल्लेख करता है। यानी जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद 80 जो है वो संसद के उच्च सदन का उल्लेख करता है। राज्यसभा जो होती है उसका गठन 6 वर्ष के लिए होता है। यह एक स्थायी सदन होता है, ये कभी भंग नहीं होता, ठीक है। ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सदन है जो कभी भंग नहीं होता। तो राज्यसभा एक ऐसा सदन होता है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है, और कम से कम वर्ष में 2 बार, ठीक है। वर्तमान समय में राज्यसभा में 245 जो इसके सदस्य हैं, राज्यसभा के 245 है इसकी संख्या, ठीक है। हालांकि ये संख्या बढ़ाकर 250 भी कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 245 है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और 233 सदस्य जो होते हैं वो पार्टियों के द्वारा, जो बहुमत में होती है सरकार, उनके द्वारा भेजे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनको मनोनीत किया जाता है, जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। अब खेल भी इसके अंदर जुड़ चुका है, ठीक है। तो खेलों के तरफ से भी जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ऐसे कितने सदस्य जिनको मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, 12, ठीक है। तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 245 ही है अभी। राज्यसभा की शक्तियों की बात करें तो राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है, संविधान में संशोधन करती है। जो भी संशोधन जो है किसी भी संविधान के उसमें किया जाता है तो वो पहले लोकसभा में जाता है, ठीक है। लोकसभा से पास होता है वो, फिर उसके बाद वो राज्यसभा से पास होता है। यदि लोकसभा पास कर दे और राज्यसभा पास ना करे तो संशोधन नहीं होगा, ठीक है। तो संशोधन करने में अहम रोल है किसका, राज्यसभा का। तो लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है। संसद का अभिन्न अंग होने के कारण बिना इसकी सहमति से कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। यदि किसी भी कानून पर राज्यसभा की सहमति नहीं है तो कानून जो है वो नहीं बनेगा। केवल राज्यसभा को ही यह शक्तियां प्राप्त है कि वह संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करे। अखिल भारतीय सेवाएं कौन सी होती है, जो भी बड़ी बड़ी पोस्टें होती है ना, वो सभी अखिल भारतीय के अंतर्गत आती है। तो इन सबका सृजन कौन करता है, वो करता है राज्यसभा। केवल राज्यसभा को यह शक्तियां प्राप्त होती है कि वो अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सके। केवल ये भी शक्ति किसको प्राप्त होती है, राज्यसभा को, कि वो अनुच्छेद 249 का प्रयोग करते हुए राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सके। राज्यसभा ने अपने इस शक्ति का प्रयोग अब तक 2 बार किया भी है। एक 1952 में किया है, एक 1986 में हुआ किया है, ठीक है। 2 बार ऐसा कर चुकी है, किसी राज्य की सूची का विषय को वो राष्ट्रीय महत्व दिला चुका है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होती है। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, और जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इसके चुनाव में सीधा सीधा जो पार्टिसिपेट है वो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है। महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, जब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो, ठीक है, या फिर उच्चतम न्यायालय के जज को हटाना हो, तो उस पर अगर महाभियोग चलाया जा रहा है तो राज्यसभा के जो राज्यसभा और लोकसभा है ये दोनों मिलकर इसका काम करती है महाभियोग का। अगर 1 माह से अधिक की अवधि तक आपातकाल लागू रखना है, ठीक है, मान लो इमरजेंसी लगा दी, और वो 1 महीने तक तो ठीक है आपने लगा दी इमरजेंसी, लेकिन 1 महीने के बाद अप्रूवल होना होता है किसका, राज्यसभा का। तो उस सब प्रस्ताव का अनुमोदन वह लोकसभा से मिलकर करती है, ठीक है। यानी 1 माह से अधिक का अगर आपातकाल लगाना है तो उस स्थिति में जो राज्यसभा है वो लोकसभा के साथ मिलकर अपना काम करती है। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उच्चतम न्यायालय की मूल शक्तियों, क्षेत्राधिकार
का वर्णन कीजिए। यह किस प्रकार भारत के संघीय मामलों का निपटारा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। भारतीय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था में उच्चतम न्यायालय सबसे शीर्ष पर है। उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, वो न्यायिक व्यवस्था में, जो भारत की न्याय व्यवस्था है, उसमें सबसे टॉप पर क्या होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है, सीधी सी बात है, स्वाभाविक है कि इसका जो क्षेत्र है, जो इसका अधिकार है, वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार और शक्तियों की बात करें तो देखिए, सबसे पहला है अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, दूसरा है, इन सभी को डिस्कस करेंगे अभी ब्रीफली हम। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, दूसरा है मूल क्षेत्राधिकार, तीसरा है असाधारण मूल क्षेत्राधिकार, या इसको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार भी कह सकते हैं। चौथा है सलाहकार क्षेत्राधिकार, सलाहकार के रूप में जो उच्चतम न्यायालय कार्य करता है। अभिलेखों का न्यायालय, ठीक है, इसके जो भी निर्णय होते हैं वो अभिलेखों की तरह संजोए जाते हैं ताकि भविष्य में उनका प्रयोग कर सके। न्यायिक समीक्षा का अधिकार और अन्य शक्तियां, इन सभी को डिस्कस करते हैं। ये मेन कार्य हैं या मेन शक्तियां हैं किसके, उच्चतम न्यायालय के। देखिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आता है, तो अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय का फैसला, जैसे मान लो कोई भी अधीनस्थ न्यायालय है, उसने कोई फैसला दिया है, ठीक है, किसी व्यक्ति के पक्ष में, किसी राज्य के पक्ष में, या किसी भी संगठन के पक्ष में, यदि उसका फैसला उस संगठन को, उस व्यक्ति को, उस राज्य को उचित नहीं लगता, तो वो जा सकता है कहाँ पर, उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, तो वो उच्च न्यायालय में अपील कर देता है। अगर उच्च न्यायालय का फैसला भी, उसके बाद वो कहा जाता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी उसको फैसला उचित नहीं लग रहा, तो फिर वो अपील कर सकता है किसमें, उच्चतम न्यायालय में। यानी लास्ट स्टेज हमारी क्या आती है, उच्चतम न्यायालय। हालांकि इसके बाद राष्ट्रपति के पास भी अपील कर सकते हैं। तो लास्ट स्टेज है उच्चतम न्यायालय। यदि हाई कोर्ट के फैसले से भी कोई राज्य, कोई कोई मनुष्य जो है, कोई व्यक्ति जो है वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो वो जा सकता है कहाँ, उच्चतम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। संवैधानिक मामलों में अपील कर सकता है कोई व्यक्ति, कोई राज्य, जो भी अपील करता है, ठीक है, संवैधानिक मामलों में कर सकता है। दीवानी मामलों कर सकता है। दीवानी मामलों में, दीवानी मामले होते हैं जो घरेलू मामलों से संबंधित होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी का बंटवारा है या फिर कोई घरेलू है, जो भी है वो दीवानी मामले में आता है। ठीक है, आपराधिक मामले, क्रिमिनल हो सकता है कोई भी, इस मामले में आ सकता है। और विशेष अनुमति द्वारा की जाने वाली अपील, तो इन मामलों के अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई भी राज्य, कोई भी संगठन जो है वो जा सकता है कहाँ पर, उच्चतम न्यायालय में। उसके बाद देखिए मूल क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार हैं, इसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या है, किसी भी संघीय व्यवस्था वाले देश में केंद्र और राज्य के, या फिर राज्य और राज्य के बीच विवाद होना स्वाभाविक है। देखिए, भारत क्या है, एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे विभिन्न प्रकार के जो राज्य हैं वो काम करते हैं, तो ये संघीय व्यवस्था कहलाती है। तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, और इस देश में कभी भी ऐसा हो सकता है कि केंद्र और राज्य के बीच आपस में कुछ अनबन चल रही हो, या हो सकता है कि राज्य और राज्यों के बीच में भी कोई अनबन चल रही हो, तो ऐसा होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार के जो विवाद है वो सारे निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय के पास शक्ति है, इसको, इस निपटारे को खत्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी अभी आपको पता होगा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के आपस में तनातनी चल रही थी, तो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया था किसके, दिल्ली सरकार के पक्ष में। तो इनके जो विवाद होते हैं आपस में, उसको निपटाने की जो शक्ति है वो किसके पास है, वो उच्चतम न्यायालय के पास है। असाधारण मूल क्षेत्र अधिकार, इसके अंतर्गत क्या आता है, इसमें व्यवस्था है कि नागरिक बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन राज्य द्वारा हो रहा हो, तो वह सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो पहले सेशन कोर्ट में जाए, फिर हाई कोर्ट में जाए, या फिर वो वे तरीके से वो डायरेक्टली भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, यदि उसके किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा है राज्य के द्वारा तो। ठीक है, तो ये असाधारण मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है सलाहकार क्षेत्र अधिकार। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से राय लेने का अधिकार रखता है।
जो राष्ट्रपति है वो उच्च न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय होता है, सर्वो सुप्रीम कोर्ट जो होता है, वो उससे राय लेने का अधिकार रखता है। कौन? राष्ट्रपति। किन चीजों पर राय ले सकता है? देखिए, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर, किसी पूर्व संवैधानिक संधि पर, किसी समझौते पर, आदि मसलों पर, आदि मामलों के विवादों पर जो है उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति जो है किसकी? उच्चतम न्यायालय की सलाह ले सकता है। अभिलेख का न्यायालय, देखिए अभिलेख का न्यायालय इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार है किसका? उच्चतम न्यायालय का। तो उच्चतम न्यायालय की जो कार्यवाही है या जो उसके फैसले हैं उसको सर्वकालिक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रख लिया जाता है, या यूं कह सकते हो कि अभिलेख के रूप में उसके जो भी निर्णय होते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है। किस लिए? क्योंकि ये आने वाले कई सदियों तक इसके जो फैसले हैं ये सभी राज्यों के लिए समान होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है इसके फैसले के दम पर ही कई विवाद जो है उसी वक्त जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो इसके फैसले को जो साक्ष्य के रूप में स्टोर कर लिया जाता है, अभिलेख के रूप में रख लिया जाता है, ताकि आने वाले समय में कोई विवाद जो है वो उसके फैसले के आधार पर खत्म किया जा सके। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, इसके तहत केंद्र व राज्य दोनों स्तर पर विधायी कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच होती है। ठीक है, यानी कि जो भी केंद्र और राज्य स्तर पर विधायी और कार्यकारी है इनके आदेशों की जांच भी जो है उच्चतम न्यायालय कर सकता है। अन्य शक्तियों की बात करें तो यह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद, मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव हो रहा है और उनमें कोई विवाद हो गया, तो इन विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच करता है। जो लोग आपको पता होगा यूपीएससी जो है ना, ठीक है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग जो है, इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनके उनके जो सदस्य हैं उनका व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, क्या वो ठीक प्रकार की नियुक्तियां कर रहे हैं, वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी जांच भी कौन करता है? उच्चतम न्यायालय करता है। अनुच्छेद 139 ए के तहत, देखिए अनुच्छेद 139 ए के तहत सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामले या मामलों को मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। मान लो अधिक मामले जो है वो लंबित पड़े हुए हैं, कहाँ पर पड़े हुए हैं? उच्च न्यायालय में। तो उन सभी मामलों को वो डायरेक्टली अपने पास बुला सकता है और उन पर जो है निर्णय ले सकता है, उनका निपटारा कर सकता है। अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट की विधियां भारत की सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी, यानी जो भी विधियां सुप्रीम कोर्ट की होती है वो भारत के जो भी अलग अलग जो राज्यों में जो उच्च न्यायालय है उनके लिए मान्य होती है, उनके लिए बाध्य होती है। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राजनीतिक संरचना में जाति का उदय कैसे हुआ? ठीक है, ये जो चैप्टर है ये पूरा जाति पर आधारित है। इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है हमने कि भारत में राजनीतिक संरचना में जाति का उदय कैसे हुआ और समाज पर इसके क्या प्रभाव पड़े। तो भारत की राजनीति में जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, केंद्र ही नहीं राज्य स्तर पर भी। ऐसा नहीं कि केंद्र के राजनीतिक संरचना में निभाई हो, बल्कि राज्य स्तरीय पर भी जातिवाद से प्रभावित हुआ है। क्या हमारे केंद्र के साथ साथ राज्य भी जातिवाद से प्रभावित हुआ है? लेकिन जो जातिवाद है ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खराब है या खतरनाक है, क्योंकि जातिवाद जो है वो अलग तरीके के नियमों का या अलग तरीके की राजनीति का निर्माण करता है, जिससे लोकतंत्र जो है वो खतरे में रहता है। अब देखिए राजनीति और जाति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन ही जाति के आधार पर हुआ, यानी जो भी सामाजिक व्यवस्था का गठन हुआ वो किसके आधार पर हुआ? जातियों के आधार पर हुआ। बहुत से लोग जो है अपनी जाति को फेवर करते हैं, ठीक है, अपनी जाति के साथ अपना संगठन बना लेते हैं और फिर वो संगठन जो है विशेष जाति के लिए कार्य करता है। तो भारत में सामाजिक व्यवस्था का संगठन किसके आधार पर हुआ? जाति के आधार पर हुआ। राजनीति राजनीति केवल सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति मात्र है, इसलिए सामाजिक व्यवस्था राजनीति के स्वरूप निर्धारित करती है। ठीक है, यानी कि जो राजनीति है वो सामाजिक संबंधों की सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र ही है, जो मेन काम है वो सामाजिक व्यवस्था ही करती है। और सामाजिक व्यवस्था कहाँ से बनती है? वो जाति के द्वारा बनाई जाती है। भारतीय
राजनीति सदैव जाति के इर्द गिर्द घूमती नजर आई है। हर चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि जो भारतीय राजनीति है, जो भारतीय चुनाव प्रणाली है, या जो कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए खड़ा है, वो कहीं ना कहीं अपनी जाति के इर्द गिर्द घूमता है, या ये कह सकते हैं कि जो बड़ा समुदाय है जाति का, उसके इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। तो भारतीय राजनीति सदैव जो है कहाँ घूमती नजर आती है? जाति के इर्द गिर्द। यदि किसी व्यक्ति विशेष को राजनीति में सफलता चाहिए तो वह किसी संगठित जाति का सहारा भी लेता है। या आपने देखा होगा कि समाज के अंदर अगर कोई समृद्ध जाति है, संगठित जाति है, ठीक है, विशेष संगठन उस जाति ने अपना बनाया हुआ है, तो जो भी चुनाव के दौरान व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, जो कैंडिडेट खड़ा है, वो उस जो संगठन है उसका सहारा लेगा चुनाव में जीतने के लिए। तो जाति अपना विशेष रोल निभाती है राजनीति में। लोकतांत्रिक समाज में राजनीतिक प्रक्रिया जातीय संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग में लाती है ताकि उनका सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को और भी मजबूत कर सके। यानी कि ये जो लोकतांत्रिक समाज है, इसमें जो राजनीतिक प्रक्रिया है, इसमें जाति संरचनाओं को इस प्रकार प्रयोग किया जाता है, यानी जातीय संगठनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे कि उनका सहयोग भी ले सके, उनका समर्थन भी ले सके, और उनके सहयोग और समर्थन के द्वारा अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके। वर्तमान में जाति विशेष का जो संगठन है ज्यादातर राजनीति में भाग ले रहा है। यानी कि जाति विशेष के जो संगठन, बड़े बड़े संगठन जो बनाए हुए हैं ना, ये राजनीति में वर्तमान समय में एक्टिव रहते हैं। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में जाति का विशेष महत्व है। यानी इससे पता चलता है कि वर्तमान में जाति का जो आज की राजनीति है उसमें विशेष महत्व है। समाज पर जाति का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, समाज पर जाति का ना एक तरीके से नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकता का अभाव हो जाता है। ठीक है, नेशनल लेवल पर अगर देखें हम, तो जो विभिन्न जातियों के जो लोग होते हैं वो अपनी ही जाति को सपोर्ट करते हैं, बल्कि आपस में एक दूसरे के साथ यूनिट बना के जो है, यूनाइटेड बना करके नहीं रहते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाती है, या कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता आपको नजर नहीं आती, सिर्फ जातीय संगठन नजर आता है। समग्र समाज के विकास में बाधा। जब जाति राजनीति के अंतर्गत एक्टिव हो जाती है तो उससे सिर्फ एक जाति का ही विकास होता है, संपूर्ण समाज का विकास जो है वो रुक जाता है। यानी कि जो निम्न स्तर की जातियां होती हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। तो ये समग्र समग्र समाज के विकास के लिए बाधा है। कई लोग जातिवाद से प्रेरित होकर, ठीक है, अन्य जाति के लोगों के अधिकारों और सुविधाओं को अनुचित समझते हैं, जिससे आपसी बैर बढ़ता है। कई लोग जो होते हैं, जैसे कि जो संपन्न हैं या जो बड़ी जातियां हैं, वो अन्य जाति के लोगों को जो अधिकार होते हैं और जो सुविधाएं हैं, तो उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको अनुचित समझते हैं, या वो इस लायक समझते हैं कि ये लोग जो है इस अधिकार के लायक ही नहीं है, या इन जातियों को ये अधिकार प्राप्त या सुविधा जो है वो प्राप्त नहीं होनी चाहिए। फिर इससे क्या होता है? इससे समाज में जो अलग अलग जातियों के संगठन हैं उनमें बैर बढ़ता चला जाता है। बाहरी देश की शक्तियां ऐसे माहौल का हमेशा फायदा उठाती है। ठीक है, इससे क्या होता है? जब भी जो बाह्य शक्तियां होती है वो ऐसे माहौल का फायदा उठाती है। ठीक है, ऐसे में युद्ध की संभावना यदि बन रही है, या फिर कोई भी जो आंतरिक मामला है उसके अंतर्गत जो बाह्य शक्तियां हैं वो फायदा उठा सकती है। जातिगत भेदभाव के कारण सक्षम व्यक्ति को उसके अनुरूप, यानी डिजर्विंग जो लोग होते हैं, उसको उनके अनुरूप जो है वो मौका कार्य करने का नहीं मिलता है। किसके कारण? जातिगत भेदभाव के कारण। तो समाज पर जाति का जो है वो नेगेटिव प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में वर्ग संरचना का वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्ग संरचना का तो मेनली 4 व्यापक वर्ग जो है भारत के अंदर देखे जाते हैं भारतीय समाज में। कृषि वर्ग, श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग। डिस्कस करते हैं कृषि वर्ग का। तो सबसे पहले इसके अंदर आते हैं जमींदार। जमींदार कौन होते हैं? जमींदार वो होते हैं जिन्होंने जमीन से अपनी आमदनी प्राप्त की हो। ठीक है, अपनी जमीन को किराए पर चढ़ा करके, अपनी जमीन को किसानों को दे करके, जिससे वो जोतते हैं, जिसका बड़ा जो हिस्सा होता है प्रॉफिट का, वो कौन ले जाते हैं? वो जमींदार ले जाते हैं। ठीक है, उच्च स्तर का, स्तर आएगा ये, सर नहीं है, उच्च स्तर का किराया और मजदूरी
का स्तर बहुत कम रखा जाता है इनके द्वारा, ठीक है। जमींदारों के द्वारा मजदूरी का जो स्तर होता है वो कम होता है, और जो किराया होता है वो अधिक होता है। किन के लिए? जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनके लिए। किराए के भुगतान किसानों और बटाई द्वारा, यानी कि जो किसान होता है, जो खेती करता है वो, और जो बटाईदार होते हैं वो, उन पर इनका बोझ पड़ता है, किसका? किराए का। और इसके द्वारा इकट्ठा किया जाता है, जमींदारों के द्वारा इनसे लिया जाता है। इसके अंतर्गत मूल रूप से बड़े जमींदार शामिल होते हैं, जिनके पास बहुत सारी भूमियां होती हैं, वो जमींदार इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसके बाद किसान और धनी किसान, इसमें काम करने वाले किसान शामिल थे जिनकी संपत्ति संबद्धता है, ठीक है, लेकिन वास्तविक रूप से, हालांकि ये किसान है, ठीक है, ये जो कार्य करने वाले किसान जो इसके अंदर शामिल होते हैं, इसमें धनी किसान हैं, लेकिन जो भी अधिकार है ना, चाहे वो कानूनी हो या प्रथागत हो, वो जमींदारों के पास ही होते हैं। तो ये भी कृषि वर्ग की संरचना में आते हैं। उसके बाद आते हैं कृषि मजदूर। ये थोड़े बिल्कुल ही लोअर कैटेगरी के रूप में आते हैं इसके अंतर्गत। ये वो मजदूर होते हैं जो कि सबसे निचला स्तर होता है कृषि के अंदर। इसमें मुख्य रूप से भूमियों, ठीक है, भूमियों भूखंडों पर काम करके आजीविका अर्जित करने वाले गरीब किराएदार जो है, मजदूर वर्ग जो है, वो इसके अंदर शामिल होते हैं, जिनके पास सुरक्षा का अभाव होता है। तो तीन प्रकार के लोग जो है किसके अंतर्गत आते हैं? कृषि के अंदर। वहीं श्रमिक वर्ग की बात करें तो श्रमिक वर्ग जो है वो 19वीं शताब्दी में उभर कर सामने आया था। ये श्रमिक वर्ग कौन सा था? जो कारखानों में काम करते थे और विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों में जो काम करते थे। और ये जो लोग थे, ये औपनिवेशिक काल से, यानी कि जब अंग्रेजों के अधीन था भारत, तब से ही ये लोग स्ट्रगल करते आ रहे थे अपने अधिकारों के लिए, अपनी मांगों के लिए। ये लोग तब से ही संघर्ष करते आ रहे थे। इसके अंतर्गत महिलाओं के अधिकार थे, ठीक है, आजीविका कमाने के अधिकार थे, आवास से संबंधित अधिकार थे, और अन्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी मांगे इनकी जो रहती थी वो थे। तो ये था श्रमिक वर्ग, जो 19वीं सदी के दौरान प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। पूंजीपति वर्ग जो है, पूंजीपति वर्ग, इस वर्ग में पूंजी या बड़े व्यावसायिक वर्ग शामिल होते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारिक होते हैं वो पूंजीपति वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जो बड़ा निवेश करते हैं, ठीक है, यानी बड़े पैसों का निवेश करते हैं वो, जिससे व्यापार में तेजी आती है, ठीक है, आर्थिक क्षेत्र में तेजी आती है, निवेश के क्षेत्र में तेजी आती है। ये सभी कौन लेकर के आते हैं? ये पूंजीपति वर्ग लेकर के आते हैं, जिससे भारतीय राज्य और व्यापारिक वर्ग विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाता है, ठीक है। यानी कि जो बड़े व्यापारिक होते हैं वो बड़ा निवेश करते हैं, जिससे क्या होता है? आर्थिक समृद्धि होती है, और इससे क्या होता है? व्यापारिक वर्ग तो खुश होता ही है, इसके साथ साथ भारतीय के जो राज्य होते हैं वो भी तरक्की करते हैं। तो ये होते हैं पूंजीपति वर्ग के लोग। उसके बाद मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग मुख्य रूप से समाज के भिन्न समूह का, मध्यम वर्ग जो है वो मुख्य रूप से समाज का भिन्न समूह है, ठीक है, अभिन्न आएगा ये, ठीक है, अभिन्न समूह है, जिसमें छोटे पूंजीपति शामिल होते हैं। छोटे पूंजीपति कौन होते हैं? जो अपनी छोटी पूंजी लगा के छोटा व्यापार चालू करते हैं, छोटे पैमाने पर व्यापार व्यापार करते हैं, ठीक है, छोटे व्यापारी कह सकते हो आप इन्हें। ये लोग कौन होते हैं? जैसे कोई छोटा प्रोडक्शन करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, छोटा उत्पादन करने वाला व्यक्ति है छोटे लेवल पे, या फिर खुदरा विक्रेता हो, ठीक है, जो खुदरा विक्रेता हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य लोग, यानी कुछ अन्य मध्यम वर्ग लोग के लोग भी शामिल होते हैं, जो वेतन भोगी होते हैं, जो वेतन प्राप्त करने वाले होते हैं। तो ये आते हैं किसमें? मध्यम वर्ग में। तो ये कुछ वर्ग थे समाज के। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 अपना, पितृसत्ता क्या है? महिलाओं को पितृसत्तात्मक समाज में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पितृसत्तात्मक समाज एक सामाजिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत महिलाओं की तुलना में पुरुषों की केंद्रीय भूमिका रहती है, यानी कि पुरुषों को इसके अंतर्गत अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं महिलाओं की तुलना में। या यूं कहते कि पितृसत्ता के अंदर पुरुष प्रधान समाज होता है, पुरुष पुरुष वर्चस्व वाला समाज जो है इसके अंतर्गत आता है। यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जो समाज में पुरुषों को अधिक अधिकार प्रदान करती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निर्णय लेने का अधिकार बेहद कम या ना के बराबर होता है, जिसके अंतर्गत समाज में एक महिला अपने, जो ये व्यवस्था होती है इसके अंदर जो महिला होती है वो अपना जो पूरा जीवन है, या तो अपने पिता, ठीक है, पति, भाई, इनके संरक्षण में वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। यानी कि एक तरीके से पितृसत्ता के अंतर्गत महिला का जो जीवन है वो एक वस्तु के मात्र रह जाता है। महिलाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां आती हैं इसके अंतर्गत? तो देखिए, सबसे पहली चुनौती क्या है इसके अंतर्गत?
पितृसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जो महिलाओं के दृष्टिकोण से बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि महिला इसके अंतर्गत एक वस्तु की तरह कार्य करती है सब। ठीक है, तो महिलाओं के लिए जो व्यवस्था है पितृसत्ता, पितृसत्तात्मक, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिलता है या नहीं दिया जाता है, जिसके कारण उनके विकास का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। विकास का मार्ग आप शिक्षा के क्षेत्र में कह सकते हो, ठीक है, व्यवसाय के क्षेत्र में कह सकते हो, या भी जो भी उसका निजी जीवन है उसके क्षेत्र में आप कह सकते हो कि जो विकास का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है, वो कम रुक जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष स्थान प्रदान नहीं किया जा सकता, यानी कि पुरुष प्रधान समाज होता है, इसमें स्त्रियों को जो है पुरुष के अकॉर्डिंग जो है वो निम्न दर्जे का देखा जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में अधिकांश पुरुष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। ठीक है, ऐसी जो व्यवस्था होती है इसमें पुरुष क्या करता है, अपना वर्चस्व स्थापित करता है, और महिलाओं को जो है इसमें अत्याचार का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण जो महिलाएं जो है वो समाज में बराबरी बराबरी पर तो छोड़ो, बराबरी पर कभी आ ही नहीं पाती है। ठीक है, बराबरी नहीं कर पाती है समाज में। पितृसत्तात्मक पितृसत्ता जो व्यवस्था है, कई दशकों तक भारत में पितृसत्ता व्यवस्था जो रही है, जिसकी वजह से जो है महिलाओं का पुरुषों के द्वारा शोषण किया गया है। ठीक है, महिलाएं जो है वो उत्पीड़न का शिकार बनती आई है। पितृसत्ता व्यवस्था के कारण समाज में महिलाओं की स्थिति किसी वस्तु के समान रहती है, जिसके कारण महिलाओं की फैसला लेने की शक्ति और आत्मसम्मान, आत्मबल शून्य हो जाता है। देखिए, ऐसी व्यवस्था में क्या होता है, जो महिलाएं होती है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, क्योंकि वो निर्णय नहीं ले पाती किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, निर्णयदायक नहीं है, तो उसका आत्मसम्मान, जो उसका आत्मबल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि शून्य हो जाता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महिलाओं के विवाह के पश्चात उसका नाम, उपनाम जो होता है, सरनेम जो है आपको पता होगा, बदल दिया जाता है। जो सरनेम है वो फिर किसका यूज किया जाता है, वो पुरुष का यूज किया जाता है। तो ये दर्शाता है कि जो समाज जो है वो पुरुष प्रधान है। यह एक ऐसी पारंपरिक प्रथा है जो सदियों से चली आ रही है, आज भी समाज के अंदर ये प्रथा प्रचलित है। इस कारण महिलाएं अपनी पहचान खोकर पूर्ण रूप से पुरुष वर्ग के लोगों पर निर्भर हो जाती है। ठीक है, पुरुष वर्ग पर इसके कारण पुरुष वर्ग पर जो महिलाएं होती है वो निर्भर हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संवैधानिक सेकुलरवाद की विशेषता क्या है, किस प्रकार से ये पश्चिम से भिन्न है। ठीक है, यह आएगा यहाँ पे, या नहीं है, यह है ये। यह किस प्रकार से पश्चिम से भिन्न है, पश्चिम यानी कि जो पश्चिमी देश है, किस प्रकार से जो भारतीय सेकुलरवाद है वो अलग है। सेकुलरवाद किसे कहते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता को सेकुलरवाद कहते हैं। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड वर्ड है ये सेकुलरवाद, हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, यानी कि जो जीवन में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलू है उसमें से धर्म को अलग कर देना। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मसला माना जाता है। धर्म निरपेक्षता के अंदर धर्म जो है वो एक व्यक्तिगत मसले के रूप में देखा जाता है। सामान्य शब्दों में कहे तो जहां सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा, मान्यता और समर्थन दिया जाता है, यानी धर्मनिरपेक्षता के अंदर सभी धर्मों को समान दर्जा दिया जाता है, सभी धर्मों को सामान्य समर्थन दिया जाता है और समान मान्यता दी जाती है। किसी भी एक धर्म को जो है विशेष अधिकार प्राप्त इसके अंतर्गत नहीं होते हैं। धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 के साथ संविधान की प्रस्तावना ने जोर देकर कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, यानी संविधान के 42वें संशोधन में 1976 में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देना है। ठीक है, या नहीं देता है, यानी कि ये बताता है कि किसी भी राज्य के अंदर या पूर्ण देश में किसी भी एक धर्म के लोगों को जो है प्राथमिकता नहीं देनी है, बल्कि सभी धर्मों को समान अवसर, सभी धर्मों को समान समान मान्यता जो है वो देनी है। इसलिए संस्थाओं ने सभी धर्मों को मान्यता देना, स्वीकार करना शुरू कर दिया।
इसी की वजह से ऐसा हुआ कि जो जो भी संस्थाएं थी उनने जो जो भी धर्म थे, भारत के अंदर जो भी धर्म है, सभी को सामान्य मान्यता देनी स्वीकार स्वीकार जो है वो कर दी। धार्मिक कानूनों की बजाय, जो धार्मिक कानून, आडंबर कानून जो बनाए गए थे, उनकी बजाय जो है संसदीय कानूनों को लागू किया गया। ठीक है, यानी कि धार्मिक कानूनों को यहाँ पर लागू ना करके, धार्मिक कानूनों को ना मानते हुए संसदीय कानूनों को माना जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार देता है, जिसमें से एक है धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 25 जो है वो मौलिक अधिकार 6 पर देता है, किसको? नागरिकों को। इसमें से एक होता है धर्म की स्वतंत्रता, यानी कि जो नागरिक है वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को मानने का अधिकार रखता है, किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार रखता है और किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार रखता है। ये भारतीय संविधान देता है किसको? भारत की जनसंख्या को, भारत की नागरिकों को। भारत में धर्मनिरपेक्षता बनाम पश्चिम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो किस प्रकार से अलग है भारत में धर्मनिरपेक्षता पश्चिम में? तो देखिए, भारत में नागरिकों को धर्म का मौलिक अधिकार दिया गया है। हालांकि यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, मौलिक अधिकार के रूप में जो धार्मिक धर्म का अधिकार है वो दिया गया है। वहीं पश्चिम पश्चिम में बात करें तो आमतौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य और धर्म यहाँ पर जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर राज्य और धर्म अलग हो जाते हैं और दोनों ही जो है वो राज्य और धर्म के मसलों के बीच में एक एक दूसरे के सामने कभी नहीं आते हैं। यानी कि मौलिक रूप से मौलिक अधिकार जो है पश्चिमी देशों में नहीं दिया गया है धर्म को। भारत में कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो भारतीय समाज पर हावी हो, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता है। तो यहाँ पर कोई भी एक पक्ष जो है वो भारत पर हावी नहीं होता है, कोई भी एक धर्म जो है वो भारत पर हावी नहीं हो सकता है। किसी भी धर्म का पालन करने, मानने, प्रचार करने के लिए स्वतंत्रता है। लेकिन पश्चिम में ऐसा नहीं है। पश्चिम में जो एक बड़ा ग्रुप है ना वो ईसाई धर्म का है। ठीक है, ईसाई धर्म का है, तो इसी धर्म का पश्चिमी देशों के अंदर इसी धर्म का क्या है? वर्चस्व है। तो ईसाई धर्म राज्य में सबसे सुधारित, ठीक है, जाति तटस्थ और एकल प्रमुख धर्म है। यानी कि इस धर्म को एक बड़े वर्ग जो है वो मानता है, इसी को जो है मानता है। तो ये धर्म एक तरीके से वर्चस्व है इस धर्म का पश्चिमी देशों में। तो ये भारत की धर्मनिरपेक्षता नीति से अत्यंत अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सांप्रदायिकता लोकतंत्र के समक्ष किस प्रकार चुनौती है? तो सबसे पहले आपको ये जानना है सांप्रदायिकता क्या होती है। देखिए, सांप्रदायिकता से तात्पर्य उस संकीर्ण मनोवृत्ति से है। संकीर्ण मनोवृत्ति को कहते हैं छोटी सोच। ठीक है, संकीर्ण यानी छोटी, मनोवृत्ति यानी व्यक्ति की सोच, यानी उस छोटी सोच से है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध काम करती है। अर्थात सांप्रदायिकता के अंतर्गत एक समुदाय जो है वो अपने संगठन को विशेष समझता है, अपनी जाति को विशेष समझता है और अपने ही धर्म को वो विशेष समझता है और दूसरे के धर्म के विरुद्ध वो काम करता है। सामान्य भाषा में बताऊं तो एक समुदाय या धर्म के लोग दूसरे समुदाय या धर्म के विरुद्ध किए गए शत्रु का जो भाव होता है ना, यानी कि दूसरे के धर्म के विरुद्ध उनका जो भाव शत्रुपूर्ण शत्रुपूर्ण हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं सांप्रदायिकता। यानी कि धर्म और संप्रदाय के नाम पर समाज तथा राष्ट्र के व्यापक हितों के विरुद्ध व्यक्ति को केवल अपने व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना जो होती है वो कहलाती है क्या? सांप्रदायिकता। यानी कि इसके अंदर जो संगठन होता है वो सिर्फ अपने हित की बात करता है, अपने संगठन के हित की बात करता है और अन्य के धर्म को, दूसरे के धर्म को वो निम्न समझता है। इसे कहते हैं सांप्रदायिकता। अब सांप्रदायिकता किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है? देखिए, सांप्रदायिकता जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है? मान लीजिए कोई देश है और उस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे जो है भड़के हुए हैं, विभिन्न प्रकार की जातियों के बीच जो है वो सांप्रदायिक दंगे भड़कते रहते हैं। तो उससे क्या होगा? जो देश की जो आंतरिक सुरक्षा होती है वो ठीक नहीं रहेगी। अन्य देश जो है वो कभी भी उस पर आक्रमण कर सकता है। यानी कि जो देश में रह रहे जो समुदाय है उनके बीच एकता का अभाव हो जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने वाले एवं उससे पीड़ित होने वाले दोनों ही पक्ष देश के नागरिक शामिल होते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि दोनों ही तरीके से देश में रहने वाले नागरिकों का ही नुकसान होता है, और जब देश में रहने वाले नागरिकों का नुकसान होगा तो उससे क्या होगा? उससे देश का नुकसान होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा है ना उसको बुरी तरीके से प्रभावित करती है सांप्रदायिकता।
सांप्रदायिकता समाज को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित कर देती है, यानी समाज में रह रहे विभिन्न संगठन जो है वो अलग हो जाते हैं, वो एक दूसरे के प्रति जो है वो हीनता का भाव, हीनता की सोच रखते हैं, हीनता का व्यवहार रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज है वो सांप्रदायिक के तौर पर जो है विभाजित हो जाता है। इससे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न होता है। देखिए, जिस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे हमेशा समय समय पर फैलते रहेंगे तो उस देश की एकता तो भंग होगी ही होगी, उसके साथ साथ उसकी अखंडता भी भंग हो जाती है। वर्तमान समय में विभिन्न राजनीतिक दल जो है, ठीक है, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक लाभों की पूर्ति के लिए सांप्रदायिकता का सहारा लिया जाता है। राजनीति में सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। सर्वप्रथम इसका फायदा जो है वो अंग्रेजों ने उठाया था। जब लगा अंग्रेजों को कि भारत जो है आजादी की ओर बढ़ रहा है और भारत को आजादी प्राप्त होनी है या भारत को आजादी देनी ही होगी, तो उन्होंने लास्ट दौर में ना सांप्रदायिकता को हथियार के तौर पे जो है भारत के लिए प्रयोग किया था। किस प्रकार से उन्होंने सिखों को भड़काया, ठीक है, फिर उन्होंने मुसलमानों को भड़का दिया हिंदुओं के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता हथियार यूज करके गए थे कौन, अंग्रेज। तो इसके बाद से ना कहीं जो सांप्रदायिकता है उसका प्रयोग जो है वो राजनीतिक दल भी करता है, ठीक है, राजनीतिक दल भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता हथियार का प्रयोग करता है और अपने लाभों को पूरा करने के लिए वो इसका प्रयोग करता है राजनीति में, ठीक है। सांप्रदायिकता समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। देखिए, जिस समाज के अंदर सांप्रदायिकता फैली रहेगी उस समाज का विकास होना अत्यंत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब लोग आपस में अपने एक दूसरे से संगठन एक दूसरे लोगों से जो है उनका व्यवहार ठीक नहीं होगा, तो क्या होगा कि वहां पर विकास की जो गति है वो थम जाएगी, ठीक है, विकास नहीं हो पाएगा। एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग की भावना उनकी नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पर विकास जो है वो असंभव हो जाएगा, विकास में जो है वो बाधा उत्पन्न हो जाती है। सांप्रदायिक दंगे क्या करते हैं, स्थानीय जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं। जिस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे होते हैं उनमें जो लोगों का जीवन होता है वो हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो प्रस्थान करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि जहां पर दंगे भड़कते हैं वो स्थान जो होता है वो लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो उनका जो सामान्य जनजीवन होता है वो हमेशा अस्त व्यस्त रहता है। जिससे क्या प्रभाव पड़ता है, जिससे देश में लोकतंत्र पे तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, साथ में देश की आर्थिक स्थिति पे भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। समाज में पारस्परिक सहयोग की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है। जिस देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे वहां पर लोगों के बीच जो पारस्परिक सहयोग की सद्भावना होती है वो समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो सांप्रदायिकता है ये लोकतंत्र के सामने एक मजबूत चुनौती कह सकते हो इसे, या फिर कह सकते हो कि लोकतंत्र के लिए एक हानिकारक स्रोत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में राजनीतिक दल का विकास पर एक निबंध लिखिए। यानी जो भारत में विभिन्न राजनीतिक दल है इनका किस प्रकार से विकास हुआ और इनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखिए, राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठित समूह होता है जो समान दृष्टिकोण रखते हैं और जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। यानी राजनीतिक दल क्या होता है कि ऐसे लोगों का वो समूह होता है जिसका काम क्या है, चुनाव लड़ना और ऐसा दृष्टिकोण बनाना जिससे कि देश तरक्की कर सके, देश आगे बढ़ सके। उस दिशा में उनका पहला कदम क्या होता है, चुनाव लड़ना उनका पहला कदम होता है, ठीक है, चुनाव लड़के ही वो सत्ता में आ सकते हैं। चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीति सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से ये दल जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये दल किस लिए काम करते हैं, चुनाव लड़के सरकार में राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए। राजनीतिक दलों के कार्य क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला कार्य राजनीतिक दल का होता है चुनाव लड़ना, ठीक है, चुनाव लड़ना ही इसका प्रथम उद्देश्य है। चुनाव लड़ने के पश्चात ही वो सरकार के अंदर जा सकते हैं। तो प्रथम उद्देश्य क्या होता है राजनीतिक का या कार्य, चुनाव लड़ना, ठीक है। राजनीतिक दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं। जब भी चुनाव होता है उससे पहले राजनीतिक दल का काम क्या होता है, प्रचार करना, ठीक है। प्रचार के माध्यम से ही वो जनता को बता पाते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो क्या करने वाली है, ठीक है, अपनी नीतियों को बताते हैं, अपने कार्यक्रमों को बताते हैं और वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। यानी चुनाव लड़ने से पहले वो जनता को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, किसके माध्यम से, अपनी नीतियों को और अपने कार्यक्रम को बता के। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जब कोई राजनीतिक दल बहुमत के साथ जीतता है तो वो क्या करता है, वो सत्ता का निर्माण करता है
ठीक है, सत्ता का निर्माण करने के बाद वो क्या करता है, देश के निर्माण के लिए कानून बनाता है। ठीक है, राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। जिस जिस दल का बहुमत आ जाता है लोकसभा में, वो दल क्या करता है, सरकार बनाता है और फिर सरकार के साथ वो देश को चलाते हैं। चुनाव हारने वाला जो दल होता है, ठीक है, वो विरोधी पक्ष की भूमिका निभाता है। देखिए, विरोधी पक्ष की भूमिका भी अपने आप में अहम रोल रखती है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारने वाली जो पार्टी होती है उसका कोई रोल नहीं है। चुनाव हारने वाले पार्टी का अहम रोल होता है, वो ये ध्यान रखता है कि जो चुनाव जीतने वाली पार्टी है, जो सरकार में सरकार चलाने वाली जो पार्टी है, क्या वो ठीक तरीके से काम कर रही है। यानी उस पर जो सवाल उठाने वाले काम होते हैं ना, वो विरोधी पार्टी के काम होते हैं। तो चुनाव हारने वाला दल भी जो है वो विशेष महत्व रखता है इसमें। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। यानी कि जो दल जीत करके सरकार बनाता है, वो जनता की भलाई के लिए क्या करता है, नीतियां बनाता है। ठीक है, जनता के जो विभिन्न मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को उठाता है और उन पर बहस करता है। ये किसका काम होता है, ये भी उस दल का काम होता है। दल का काम क्या होता है, शासन और जनता के मध्य मध्यस्थता का कार्य करना। यानी जो राजनीतिक दल होता है वो कड़ी होता है किसके बीच में, जनता के बीच में और प्रशासन के बीच में। प्रशासन के बीच की कड़ी होता है दल। दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो भी सरकार के द्वारा कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो राजनीतिक दल ही कहाँ तक पहुंचाता है, जनता तक पहुंचाता है। ठीक है, जनता के जो विभिन्न जनता की भलाई के लिए जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो राजनीतिक दल के द्वारा ही जनता तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये सारे काम किसके होते हैं, दल के। अब राजनीतिक दल के सामने कुछ चुनौतियां भी होती हैं। क्या क्या चुनौतियां होती हैं, सबसे पहले चुनौती तो उनकी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। ठीक है, कई पार्टियां ऐसी होती है जिनके अंदर आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता, तानाशाही के रूप में जो है वो पार्टी काम करती है। तो सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को ये देखनी पड़ती है। दूसरी चुनौती होती है वंशवाद की चुनौती। ठीक है, वंशवाद की चुनौती को भली भांति समझ पाओगे, जैसे एक ही परिवार है, वो ही सर्वोच्च रहता है उस पार्टी के अंदर, है ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होती है उस पार्टी के लिए। जिसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई पिता है, वो अपने पुत्र को प्रधानमंत्री बना देगा। अपने घर के जो जितने भी घर के मेंबर्स हैं उनको बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठा देगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये वंशवाद कहलाता है। ये भी राजनीतिक दल की एक चुनौती है। अगली है पैसा और अपराधी तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। आज के दौर में जो पैसा है ना, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के अंदर अपनी बहुत ज्यादा अप्रोच रखने लगा है। जिससे क्या होता है, आपराधिक तत्वों की इसके अंदर एंट्री हो जाती है। जब आपराधिक तत्वों की एंट्री होगी तो क्या होगा, इससे जनता का ही नुकसान होता है। तो ये एक अहम चुनौती है। वहीं पार्टियों के बीच विकल्पहीनता की स्थिति भी एक चुनौती के रूप में उभरी है। यानी अत्यधिक पार्टी का जो चुनाव पार्टियों का जो विकल्प है वो देखने को नहीं मिलता। यानी कि पार्टियों के कम विकल्प आपको देखने को मिलते हैं। तो ये भी राजनीतिक दल की एक चुनौती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, योजना आयोग और नीति आयोग में क्या अंतर है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, योजना आयोग और नीति आयोग, ये हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो योजना आयोग, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि योजना आयोग जो था ना, वो कांग्रेस के समय पे देश के अंदर काम करता था। योजना आयोग और नीति आयोग, नीति आयोग क्या है, योजना आयोग का बदला हुआ नाम है। 2014 के बाद जब दो बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई थी, तो योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया था। उससे पहले योजना आयोग थी। इस आयोग का काम क्या होता है, इस आयोग का काम था देश की भलाई के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाना। ठीक है, तो 2014 के बाद योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ, देखिए, योजना आयोग के मुख्य दो काम थे। क्या थे, पंचवर्षीय योजना बनाना और मंत्रालयों और राज्यों को वित्तीय आवंटन करना। ठीक है, यानी कि मेन काम योजना आयोग का था पंचवर्षीय योजना बनाना। आपको पता होगा देश के अंदर विभिन्न पंचवर्षीय योजना चली थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम से। ठीक है, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब तब पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया है। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई ना, तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया और इसकी जगह वो अपने, उन्होंने जो है सबसे पहले तो इस आयोग का नाम बदला नीति आयोग, और फिर उन्होंने अपने तरीके से जो है इस आयोग का प्रयोग किया भारत की नीति बनाने में, भारत के लिए
जो फायदेमंद योजनाएं थी उसको बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो योजना आयोग का क्या काम था, पंचवर्षीय योजना बनाना और मंत्रालयों को राज्य राज्यों को वित्तीय आवंटन करना। परंतु अब क्या हुआ, अब नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग के गठन के बाद क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया। और नीति आयोग का प्राथमिक कार्य क्या था, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, जो मेन काम किसका रहा नीति आयोग का, नीति आयोग का मेन काम रहा कि पहले सबसे पहले उन्होंने पंचवर्षीय योजना को समाप्त किया और उसका प्राथमिक कार्य हुआ कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह दे, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। ठीक है, यानी कि सरकार की एडवाइजरी के रूप में नीति आयोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया। इसे जो है भारत सरकार का मुख्य थिंक थिंक टैंक भी कहते हैं। ठीक है, थिंक टैंक यानी कि सरकार के लिए सोचने का काम करता है ये। योजना आयोग टॉप टू बॉटम के अप्रोच पर काम करता था। जो योजना आयोग था वो टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर काम करता था, लेकिन जो नीति आयोग है ये इसका उल्टा है, ये बॉटम से टॉप पे काम करता है, ये नीचे से शुरुआत करता है। ठीक है, मतलब योजना आयोग में सारी योजनाएं केंद्र यानी कि जो केंद्र सरकार थी वो दिल्ली में बैठ करके बनाती थी योजना आयोग में, उसे राज्यों में जो है भेज दिया जाता था। यानी कि जो योजना आयोग था वो जमीनी स्तर पर काम ना करके दिल्ली में जो इनके हेड ब्रांच होती थी, हेड ऑफिस जो होता है वहां पर बैठ करके ये योजना बनाते थे और फिर या राज्यों को उन्हें वितरित कर देते थे। ठीक है, कि राज्यों में इस प्रकार से इन नीतियों को लागू कर दे। लेकिन नीति आयोग ने ऐसा नहीं करा। नीति आयोग ने क्या करा, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को योजना बनाते समय इनको इनका सुझाव मांगा। यानी कि इन्होंने क्या करा नीति आयोग ने कि भाई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आए और बताएं कि किस प्रकार की समस्याएं इनके राज्य में है। हो सकता है जो समस्या दिल्ली में है वो समस्या यूपी में ना हो सकता है जो समस्या यूपी में है वो हरियाणा में ना हो। तो इस तरीके से नीति आयोग ने काम किया कि जब भी कोई योजना का निर्माण किया जाएगा तो राज्य के जो मुख्यमंत्री है उनसे सलाह और सुझाव लिए जाएंगे, जिससे क्या होगा, उनके राज्य में उसी के अनुरूप योजना बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि इससे जिस राज्य में जिस चीज की जरूरत है उसके ऊपर योजना बनाने में मदद मिलेगी। तो ये एक डिफरेंस है नीति आयोग में और योजना आयोग में। योजना आयोग राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों की जगह नहीं, यानी कि योजना आयोग का जो मेन काम करने वाले जो ऑफिसर्स थे, या कह सकते हो कि जो पदाधिकारी जो काम करते थे, उसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों की कोई भूमिका जो है यहाँ पर नहीं होती थी। परंतु नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल भी है, जिसमें क्या है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल का स्थान है। यानी कि ये गवर्निंग काउंसिल जो है ये कोई भी नीति बनाते समय राज्यों के मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश में जो राज्यपाल होता है, ठीक है, इनको इनका स्थान है। ये अपने अपनी अप्रोचों को, अपनी अपनी सलाहों को, अपने अपने सुझावों को जो है उस नीति में देते हैं। नीति आयोग दो हब्स में बांटा गया है। नीति आयोग के दो विंग बना रखे हैं, एक टीम इंडिया विंग है, एक टीम इंडिया हब है, और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, दो हब में काम करता है नीति आयोग। टीम इंडिया हब का जो काम है वो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, टीम इंडिया हब क्या करती है, जो केंद्र और राज्य हैं वो इनके बीच समन्वय स्थापित करती है, यानी इनके बीच कोई भी दूराभास ना हो, इनके बीच कोई भी दिक्कत ना हो, उसको खत्म करती है कौन, टीम इंडिया हब। जो नॉलेज इंडिया इनोवेशन हब है उसका काम क्या है, उसका काम है नीति आयोग को बेहतर तरीके बनाना। ठीक है, नीति आयोग में डेवलपमेंट करना, नीति आयोग में क्या क्या सुधार होने चाहिए, ये सब चीजें किसका काम है, ये नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम है। तो जो नीति आयोग है वो दो हब में काम करती है, एक टीम इंडिया हब में और एक नॉलेज एंड इनोवेशन हब में, जबकि योजना आयोग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में पर्यावरण ह्रास पर एक टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण से संबंधित समस्याएं। सबसे पहले पर्यावरण ह्रास का मतलब है कि पर्यावरण में क्या क्या ह्रास हो रहा है, क्या क्या गिरता जा रहा है, क्या क्या कमियां हो रही है, क्या क्या समस्याएं हैं, तो ये सब आती है इसके अंतर्गत। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है ग्लोबल वार्मिंग। देखिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। वैश्विक तापमान में वृद्धि होना, जो विश्व का तापमान है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जब विश्व का तापमान बढ़ता है तो उससे क्या होता है, बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं वो पिघलते हैं। ठीक है, उनके पिघलने से क्या होता है, समुद्री जल बढ़ जाता है। ठीक है, तो समुद्री जल के बढ़ने से क्या होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं
वहां पर हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है, जलमग्न होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारे पर्यावरण के साथ साथ पूरे मनुष्य जाति को जो है वो नुकसान पहुंचा रही है। तो सबसे पहला ह्रास पर्यावरण का क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। दूसरा है ओजोन परत का ह्रास होना। ठीक है, ये भी पर्यावरण का ह्रास है। वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर हमें इसके दुष्प्रभावों से बचाती है। देखिए आपको पता होगा जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर बनी हुई है जो हमारी प्रकृति हमारे पर्यावरण ने बनाई है, जिसे कहते हैं हम ओजोन परत। ये ओजोन परत जो है ये सूर्य के द्वारा जो पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती है ना, उससे हमें संरक्षित करती है। अब हो क्या रहा है, जब डे बाय डे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है कि जो ओजोन परत है इसके अंदर छेद हो गया है, जिसके कारण क्या है कि मानव जाति या मानव लोगों के लिए जो है एक जो है ये समस्या बन चुकी है। तो सबसे बड़ी जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है वो ओजोन परत पे छेद होना या ओजोन ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचा है वो है। अब ये होता कैसे है, ये मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। कैसे होता है, सीएफसी, हेलोजोन, ब्रोमाइड, ये जहरीली गैसें जो हैं इनके दुष्प्रभावों से ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ठीक है, ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन परत जो है वो धीरे धीरे, ये कह सकते हैं ओजोन परत में धीरे धीरे छेद हो रहा है। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय पर्यावरण की। और सबसे बड़ा पर्यावरण का ह्रास भी क्या है, ओजोन परत ही है इस समय। अगले ह्रास की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन। ये भी पर्यावरण का सबसे बड़ा ह्रास है। देखिए किसी स्थान की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं, यानी कि किसी स्थान पर लंबे समय तक जो जलवायु रहती है, जैसे मान लो हिमाचल की जलवायु ठंडी जलवायु है ना, तो ये कहलाती है इस स्थान की जलवायु। तो जलवायु में अल्पकालीन बदलाव होना जलवायु परिवर्तन कहता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन होने लगा है, जिससे क्या है, बारिश आने के टाइम पे बारिश नहीं आती है। ठीक है, धूप पड़ने के टाइम पे धूप नहीं पड़ती, तो ना बारिश आने के कारण सूखा पड़ जाता है। ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है। इंग्लिश में कहते हैं इसे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हिंदी में कहते हैं, जिससे मानव जाति को नुकसान हो रहा है, जो पर्यावरण की इस समय एक प्रमुख समस्या है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या होता है, सूखा और बाढ़ जैसी समस्याएं जो है वो आ गई है, और इसके साथ साथ अन्य आपदाएं भी पृथ्वी की ओर बढ़ती जा रही है। तो जलवायु परिवर्तन एक अहम पर्यावरणीय ह्रास है। अगली बात करते हैं जैव विविधता। देखिए पर्यावरण के ह्रास के साथ साथ ना जैव विविधता का ह्रास भी हुआ है। जिस प्रकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, तो उस प्रकार जैव विविधता को नुकसान पहुंचा है। वर्तमान में उन्मूलन तथा पर्यावरण प्रदूषण से न सिर्फ मानव को नुकसान पहुंचा है, बल्कि अनेकों जीव जंतुओं को भी इससे नुकसान पहुंचा है। जिस प्रकार से जो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है ना, जिस प्रकार से जंगलों को जिस स्पीड से खत्म किया गया है, जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ा है, उससे क्या हुआ है, जैव विविधता का ह्रास हुआ है। जिससे जो मानव को तो नुकसान पहुंचा ही है, साथ में जो जीव जंतुआ थी ना, जीव जंतु थे, उनकी विभिन्न जो प्रजातियां थी वो विलुप्त हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल के देखिए आज के समय में जो पिछले कुछ साल पहले आपको चिड़िया देखने को मिलती थी, लेकिन अब अगर आप देखोगे शहरों में तो आपको चिड़िया देखने को नहीं मिलेगी। यानी चिड़िया की जो प्रजाति है ना वो विलुप्त हो गई है। इसी प्रकार से पहले के समय में डायनासोर हुआ करते थे, उनकी प्रजाति विलुप्त हो गई। तो धीरे धीरे जो जीवों की जो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वो जो है विलुप्त होती जा रही है। ये कहलाता है जैव विविधता का ह्रास होना। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन उत्पन्न हो गया है। यानी जो खाद्य श्रृंखला जो बनाई गई है, खाद्य श्रृंखला आपने चौथी पांचवी की क्लास में पढ़ा होगा, जो बनाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या हो गया है, असंतुलन आ गया है, जिससे हमारे रहन सहन में भी परिवर्तन आया है और पारिस्थितिक तंत्र में भी परिवर्तन आया है। तो ये सबसे बड़ी पर्यावरणीय ह्रास है। इसके बाद देखिए भूमिगत जल स्तर में कमी, ये देखने को मिली है पर्यावरण की ह्रास के उससे भूमिगत जल स्तर में कमी देखने को मिली है। वर्तमान में औद्योगिकरण, शहरीकरण और आधुनिकीकरण, ठीक है, ये थोड़ा इसके पीछे छुप गया लोगों के पीछे, आधुनिकीकरण है। आधुनिकीकरण, इन सब के कारण भूमिगत जल स्तर में कमी आई है, जिससे जल संकट उत्पन्न हो रहा है। जिस स्पीड से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है और आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, ठीक है, उद्योग धंधे कारखाने नए नए खुल रहे हैं, शहरीकरण जंगलों की कटाई कर करके विभिन्न प्रकार की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, ये सब क्या है, ये आधुनिकीकरण की देन है।
और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जल संकट आ गया है। ठीक है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जल की जो आपूर्ति है वो कम होती जाती है। तो इससे क्या है, विभिन्न जो भूमिगत जल है विभिन्न जगहों पर, वो उसके जल स्तर में जो है वो कमी आनी स्टार्ट हो गई है। जलवायु, जल वायु एवं मृदा प्रदूषण। ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी का प्रदूषण, ये सब कुछ पर्यावरण की प्रमुख घटक है। ठीक है, किंतु वर्तमान में औद्योगिकरण, शहरीकरण के प्रभाव से ये तीनों भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से कारखाने खुल रहे हैं, नई नई बिल्डिंगें बन रही है, जंगलों का कटाव हो रहा है, उससे जल को नुकसान हो रहा है, वायु को नुकसान हो रहा है और मिट्टी को भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी पर्यावरण का ह्रास है। अब ये सारी समस्या उत्पन्न होती कैसी हैं, तो सबसे पहले देखिए, औद्योगिकरण मैंने आपको बता दिया, शहरीकरण मैंने आपको बता दिया। औद्योगिकरण यानी विभिन्न प्रकार के जो कारखाने खुल रहे हैं उसे औद्योगिकरण कहते हैं। शहरीकरण यानी दुनिया भर की जो बिल्डिंगें बन रही है, दुनिया भर के जंगलों को काटकर, वनों की कटाई करके जो बिल्डिंगें बनाई जाती है वो शहरीकरण है। घरों से निकलने वाले अवशिष्ट जो पदार्थ है, ठीक है, घरों से निकलने वाला जो कूड़ा है उसके कारण, कृषि में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने से। आजकल आपको पता है कि जो साग सब्जियां है उनकी पूर्ति को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिकों का भूमि में प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मिट्टी होती है ना, जो मृदा होती है, उसको जो है काफी नुकसान पहुंचता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने के कारण ये समस्याएं जो है उत्पन्न हुई है। और परिवहन के कारण, ठीक है, परिवहन के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है, क्योंकि हम दुनिया भर की कारें डीजल और पेट्रोलों से जो चलाते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, उससे विभिन्न जो वायु प्रदूषण होता है, वो भी क्या है, पर्यावरण ह्रास का एक मुद्दा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1991 में भारत में हुए आर्थिक सुधारों के को आर्थिक सुधार कौन से थे? ठीक है, 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए वो क्या थे, और भारत की अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका विवरण आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जो ये 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था भारत में, ये क्या था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले 1991 में तीन चीजों को लॉन्च किया गया था। एक था वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण और निजीकरण। इन तीन चीजों को अर्थव्यवस्था के अंदर प्रयोग किया गया। वर्ष 1991 से पहले भारत की एक बंद अर्थव्यवस्था थी, यानी कि जो भारत के व्यापारी लोग थे वो भारत में ही लेन देन कर रहे थे। ठीक है, भारत से बाहर नहीं जाते थे, भारत के अंदर ही अपना कारोबार सीमित रखते थे। भारत से विभिन्न प्रकार के जो चीजें थी आयात दूसरे देशों से नहीं होती थी, यानी उससे पहले तक क्या था, एक बंद अर्थव्यवस्था थी। भारत में कंपनियां, जिसमें जो भारतीय कंपनियां थी केवल भारतीय कंपनियों के साथ ही प्रतिस्पर्धा करती थी, यानी जो कंपटीशन था वो इंडिया की आपस आपस में ही कंपनियों के साथ था। कोई विदेशी व्यापारी जो है वो भारत की कंपनी में निवेश करने के लिए उस समय नहीं आया था। तो इस वजह से क्या था, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो निम्न स्तर पर चल रही थी, निम्न स्तर पर, और उसका जो विकास दर था वो बहुत ही कम था। फिर क्या हुआ, 1991 के बाद भारतीय घरेलू बाजार में तीन चीजों को लॉन्च किया गया। वो क्या थी, वो था ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। अब वैश्वीकरण ने क्या किया, देखिए 1991 के बाद भारतीय घरेलू बाजार को वैश्विक बाजार के साथ एकत्रित कर दिया गया, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था बना दिया गया। यानी विभिन्न जो देश थे भारत के बाहर वाले, उन देशों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। उन उन जो विदेशी कंपनियां थी वो भारत में आई, उन्होंने निवेश किया, ठीक है, श्रम का, पैसे का, इन सब चीजों का निवेश किया। विदेशी व्यापारियों ने भारतीय धरती पर पैर रखा, भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी इससे। लेकिन विदेशी धन का भी निवेश जो है भारत में आने लगा। हालांकि कंपटीशन तो इससे बढ़ा, लेकिन जब विदेशी कंपनियों ने आकर भारत में निवेश किया तो उससे क्या हुआ, उससे रोजगार में प्रगति हुई, टेक्निक में प्रगति हुई, ठीक है, जिससे क्या हुआ, भारत का जो आर्थिक विकास था वो तेजी से बढ़ने लगा। वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों की बड़ी मदद की। अब जो भारतीय कंपनियां थी वो दूसरे देशों में निवेश करने लगी, यानी कि जो कंपनी अब तक सिर्फ भारत के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बेच रही थी, अब सिर्फ वो भारत में ना होकर के अन्य देशों में भी अपने प्रोडक्ट को बेचने लगी, जिससे क्या हुआ, उस कंपनी का तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, साथ में भारत की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने आउटसोर्सिंग उद्योग में भी तेजी देखी। आउटसोर्सिंग उद्योग यानी कि जो अ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्माण क्षेत्र, इन सभी चीजों में जो है वो देखने को मिली थी, तेजी जो है देखने को मिली। आर्थिक सुधारों के कारण की बात करें तो आज भारत में काफी समृद्धि देखी जा सकती है, वृद्धि देखी जा सकती है, जैसे निर्माण के क्षेत्र में, ठीक है, उत्पादन के क्षेत्र में।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देख सकते हो कि विभिन्न प्रकार की जो विदेशी कंपनियां वो भारत में निवेश करती है, जैसे एप्पल की कंपनी है, ठीक है, एप्पल की कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है, ये भारत में निवेश करती है। ऐसी विभिन्न प्रकार की जो कंपनियां हैं वो भारत में निवेश करती है, जिससे क्या होता है, रोजगार में बढ़ोतरी देखने को मिली, वित्तीय प्रवाह हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। तो ये सभी चीजें कब हुई? ये 1991 के बाद हुई है, जब भारत ने अपनी जो आर्थिक नीति है उसमें सुधार किया। उन्होंने ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और निजीकरण को प्राथमिकता दी, जिससे क्या हुआ, भारत ने आर्थिक क्षेत्र में तरक्की करनी स्टार्ट की। तो ये टॉप 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं इसमें से, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि 10 क्वेश्चन आते हैं आपके उसमें, पर आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इन 15 क्वेश्चन में से आपको मेरे हिसाब से आपके पेपर के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।